अजय वर्मा के परिवार में उनकी एक पत्नी और 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उनकी पत्नी दामिनी जी बहुत खामोश रहने वाली औरत थी, जबकि वर्मा जी को हंसी मजाक करना पसंद थी। वह हमेशा अपनी बहुओं और बेटों के साथ हंसी मजाक करते रहते। उस शाम भी उनके घर में खुशी का माहौल था। शाम को किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अजय वर्मा जी अपनी पत्नी दामिनी से पूछते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा क्या बन रहा है किचन में? तभी दोनों बहुएं हाथ में पकौड़े की प्लेट लिए हंसते हुई आती हैं। एक बहू प्रेरणा, दूसरी बहू कल्पना। बड़ी बहू प्रेरणा थी और छोटी कल्पना। प्रेरणा मेज़ पर पकौड़े रखती हुई कहती है, बाबूजी, आलू और प्याज के पकौड़े बनाए हैं। कल मम्मी जी का मन कर रहा था, सोचा आज मौसम भी अच्छा है, बारिश हो रही है, तो जल्दी से हमने पकौड़े बना लिए। वह चारों खुशी खुशी चाय पी रहे थे, तभी किसी ने उनके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। छोटी बहू जाने लगी तो वर्मा जी ने रोक दिया। कहने लगे, मैं देखता हूँ कौन है, तुम यहीं रुको। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उनकी पड़ोसन शोभा रोती हुई आई। कहने लगी, मकान मालिक मेरा सामान फेंकने जा रहा है, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। उन्होंने शोभा जी को बिठाया। दामिनी जी ने उन्हें तसल्ली दी। तभी दामिनी जी अपने कमरे की तिजोरी खोलकर वहाँ से 20,000 रुपये लेकर आईं और वर्मा जी ने वह पैसे अपनी पड़ोसन शोभा जी को दिए। वह उन्हें दुआएं देती हुई चली गई। लेकिन ये पहली बार नहीं था। वर्मा जी की एक कपड़े की दुकान थी, लेकिन अब दोनों बेटे वह दुकान चलाते थे। वर्मा जी तो घर पर ही रहते थे, क्योंकि उनको पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम थी। बड़ा बेटा विशाल और छोटा बेटा प्रेम दोनों ही ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अपने पिता के कहे अनुसार कपड़े की दुकान में काम करने लग गए थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई भी वर्मा जी से किसी भी तरह की मदद मांगता, तो वह दोनों पति पत्नी हमेशा हर किसी की मदद करते। शायद यही कारण था कि उनके घर परिवार खुशहाल था। लेकिन रात को जब दोनों बेटे घर पर आए और खाना खाकर लेटने गए, तो प्रेम की पत्नी ने उससे कहा कि ऐसा कब तक चलेगा? बाबूजी तो आए दिन किसी ना किसी को यूं ही पैसा देते रहते हैं। आज भी शोभा आंटी को 20,000 रुपये दिए हैं, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वह पुराना वाला घर भी उन्हीं को देने वाले हैं। ऐसे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनते ही प्रेम को भी गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, हमें तो एक भी पैसा नहीं देते, बाहर वालों को ही बांटते रहते हैं। अगर वह हमें ये पैसा दे देते तो आज हम दोनों भाइयों का अच्छा बड़ा बिजनेस होता। लेकिन बाबूजी ना तो खुद खर्च करते हैं, ना हमें करने देते हैं। तभी प्रेम अपनी पत्नी को लेकर अपने भाई के कमरे में गया। विशाल छोटे भाई और उसकी पत्नी को देखकर चौंक गया। अरे प्रेम, तुम अभी तक सोए नहीं? 11 बज चुके हैं। सोना वोना छोड़िए भैया, पहले मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बता, क्या बात है? और प्रेम सारी बात अपने भाई को बताता है। यह सुनकर विशाल को एक झटका लगता है। वह दोनों पति पत्नी अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। विशाल कहता है, हम बाबूजी से बात करेंगे कि जो वह करने जा रहे हैं वह ठीक नहीं है। अगर हम आज चुप रहे तो पिताजी तो सारा रुपया पैसा ऐसे ही लुटा देंगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है भैया, जैसा भी हो, आप पिताजी से बात कीजिए। अगले दिन जब रात को दोनों बेटे दुकान से लौटे, खाने के बाद विशाल ने वर्मा जी को प्यार से समझाने की कोशिश की। देखिए बाबूजी, अब ज़माना बदल चुका है। दूसरों के साथ हमदर्दी और उनकी मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज ज़माना पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। हर कोई पहले अपने लिए सोचता है। मुझे पता चला है कि आप पुराना वाला घर शोभा आंटी को देने जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है बाबूजी। आज शोभा आंटी को ज़रूरत है, कल कोई और आ जाएगा, तो क्या हम अपना ये घर भी किसी और को दे देंगे? थोड़ी देर में वहाँ पर दोनों बहुएं और प्रेम भी आ गया। वर्मा जी उन तीनों को वहाँ देखकर समझ चुके थे कि ये चारों की मिली भगत है। वर्मा जी ने गुस्से में कहा, तो तुम मुझे ये बताओ कि हमें किस चीज़ की कमी है? हमारे पास 2-2 घर हैं। ये घर भी मैंने इसीलिए ख़रीदा था कि इसमें बहुओं को कोई दिक्कत ना हो। दुकान भी हमारी अच्छी चल रही है, हर तरीके से हम संपन्न हैं। तो क्या हुआ किसी की अगर थोड़ी सी मदद कर दी जाए? दोनों बाप बेटों में बहस होती रही। दामिनी भी हालांकि कई बार वर्मा जी को समझा चुकी थी कि आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए, फिर जो हमारे हिस्से में आएगा हम उसका कुछ भी करें। आजकल के बच्चे बड़ों की भावनाओं को नहीं समझते। लेकिन वर्मा जी के साथ साथ प्रेम ने भी तेज़ी पकड़ ली और बात बहस से झगड़े में बदल गई। तभी बड़ी बहू बोली, आप सही कह रहे हैं पिताजी,
आज हमें एहसास हो गया है कि हम इस घर में रह तो रहे हैं, पर ये घर हमारा नहीं। इस घर के मालिक सिर्फ आप ही हैं। प्रेम कहने लगा, बाबूजी, एक घर में जितने लोग रहते हैं वह घर उन सभी का होता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले फैसला कर लें और अपना घर इस तरह से दूसरों को दे दें। वर्मा जी बहुत गुस्से में थे। कहने लगे, नालत है तुम बेटों पर, जो पैसों के लिए अपने माता पिता से झगड़ रहे हैं। क्या तुम्हें याद भी है कभी कि तुम्हारे लिए अपने हिस्से की रोटी किसने छोड़ी थी? जब तुम सर्दी में ठिठुर रहे थे तो हमने खुद चादर ओढ़ी और तुम्हें मोटा कंबल ओढ़ने के लिए दिया था। खुद धूप में तपे लेकिन तुम्हें साए में रखा। हमने हमेशा खुद पुराने कपड़े पहने लेकिन तुम्हारे लिए हर त्योहार पर नए कपड़े खरीदे थे। मुझे तुम्हारे जैसे बेटों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ। वर्मा जी को बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे उनसे इस तरह से झगड़ा करेंगे। उनकी बहुएं तो हमेशा मुस्कुराकर उनके सामने आई थी, लेकिन आज सबके असली चेहरे वर्मा जी के सामने आए थे। वह परिवार जिसे वह संपन्न समझते थे, वह संपन्न नहीं था, वह तो खोखला था। यह सारे दुख भरे एहसास गुस्से के साथ उनके दिल में उतरते चले गए और वह हुआ जिसकी खुद वर्मा जी ने भी कल्पना नहीं की थी। उनके सीने में बहुत तेज़ दर्द उठा। इससे पहले कि डॉक्टर को बुलाया जाता, उनका शरीर ठंडा पड़ता चला गया। दामिनी जी चिल्लाती रह गईं, उठिए, उठिए ना, क्या हो गया आपको? बस अभी चल रहे हैं डॉक्टर के पास। एक बार बात तो कीजिए। मुझे वे समझ चुकी थी कि अब उनका जीवन उजड़ चुका है। जल्दी ही एक सफ़ेद चादर वर्मा जी को उड़ा दी गई। दामिनी जी के मन पर बहुत गहरा सदमा लगा था। उनके आंसू एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे और होठ तो जैसे किसी ने सी दिए थे। वर्मा जी की मौत के बाद अब दामिनी की अधिकतर या तो पूजा या पाठ में लगी रहती या कमरे में बंद रहती। धीरे धीरे समय गुजरा। दामिनी जी अब खुद को संभालने लगी थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि अपनी अलमारी की थोड़ी सफाई कर लूँ, मन बहल जाएगा। उन्होंने सारे कपड़े बाहर निकाले और फिर उन्हें अच्छे से लगा दिए। वर्मा जी के कपड़े आज भी उस अलमारी में ऐसे ही टंगे थे। उन्हें देखकर वह तड़प उठी, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया कि एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर सभी को जाना है। लेकिन तभी उन्होंने जो देखा, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने लॉकर खोला, देखा तो उनका लॉकर खाली था। ना उसमें रुपए पैसे थे, ना ही कोई गहना वहाँ मौजूद था। यह देखकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। तभी उन्होंने अपनी बहुओं को आवाज़ लगाई। दोनों बहुएं वहाँ आईं, कहने लगी, प्रेरणा, मेरा लॉकर का सामान कहाँ है? दोनों ही बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। वह बोली, हमें क्या पता माँ जी, आप ही के कमरा है, आप ही की अलमारी है, भला हमें कैसे पता होगा? हो सकता है बाबूजी ने किसी को दान कर दिए हों। वह चेहरे से तो उदासी दिखा रही थी, लेकिन उनकी आंखों से मक्कारी साफ झलक रही थी। दामिनी जी सब कुछ समझ चुकी थी। वह गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाई, बंद करो अपनी बकवास। खबरदार, जो अब मेरे मरे हुए पति के बारे में एक शब्द भी बोला, तुम खा गए मेरे पति को। तो दोनों बहुएं अपने तेवर दिखाने में पीछे ना रहीं। कल्पना ने दामिनी जी की तरफ उंगली उठाकर कहा, और ख़बरदार, आज के बाद जो आपने भी हमारे मुंह लगने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर दोनों पैर पटकती हुई दामिनी जी के कमरे से निकल गईं। दामिनी जी फूट फूट कर रो रही थी। अब उनके पास 1 रुपया तक नहीं बचा था। अब उस घर में दिन तो गुजरते थे, लेकिन जैसे हर दीवार, हर कोना अब दामिनी जी से सवाल करने लगा था। क्या ये वही घर था जिसमें कभी वर्मा जी का सपना बसा था? क्या यही वो हमारे बच्चे हैं जिनके लिए हमने अपनी ख्वाहिशों का गला घोट दिया था? घर तो आज भी वही था, लेकिन घर में रहने वाले अब बदल चुके थे। बहुएं अब आए दिन घर में पार्टियां करती, तेज़ म्यूज़िक चलता, यहाँ तक कि कई बार तो शराब की बोतलें तक टेबल पर बिखरी होती। एक रात दामिनी जी सो नहीं पा रही थी। बाहर से तेज़ म्यूज़िक चलने की आवाज़ जो आ रही थी। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हल्का बुखार और सर में दर्द था। इसीलिए उन्होंने सोचा वह बहू से कह दें। वह बहू से कहने चली आईं कि आवाज़ थोड़ी कम करें। आकर देखा